उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी इस तरह की और उसी के मुताबिक अपनी फोर्स डेवलप की कि हम सिर्फ उनको हिट करेंगे, अपने ड्रोन से उनको सैचुरेट करेंगे और बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से उनको हिट करेंगे। वो क्लेम तो कर रहे हैं जी कि उन्होंने 10 जहाज गिराए हैं। इजराइल के पास स्वाय F-35 के उनके पास तमाम तर लेटेस्ट जहाज मौजूद हैं। 45 साल की पाबंदियों के दौरान कैसे अपने आप को डेवलप कर जी सकते। बिल्कुल। इसराइल का मामला इसलिए ज्यादा सेंसिटिव या संगीन है कि उसको इस चीज की एक तवक्को नहीं थी और उनके जो हवारी हैं पूरा यूरोप और अमेरिकन, उनके लिए ये टोटल एक शॉक था। यही तो शर्मनाक रवैया है जी मगरिब का कि वो हमारे बच्चे जो हैं वो वहाँ पे हमारे बूढ़े औरतें मरीज वो जब रोजाना की बुनियाद पे मर रहे थे, शहीद हो रहे थे, उस वक्त तो उनका जमीर नहीं जागा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एयर वाइस मार्शल एजाज साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि पहले तो सारे यही समझ रहे थे कि ईरान बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं कर सकेगा। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, वहाँ के एडिटर्स जो लिख रहे हैं, राइटर्स जो लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आयरन डोम के प्रॉपर ऑपरेट ना करने के बाद वहाँ की सूरत हाल बदल चुकी है, वहाँ पैनिक बढ़ चुका है। किस तरह आप इन सारे मामलात पे सर इस पे क्या तबसरा कर सकते हैं? जी देखिए, जो अपनी सारी तैयारियां की उसके मुताबिक वो ये समझते थे कि उनको मुकम्मल बालादस्ती हासिल है और वो अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी की वजह से और अपने अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से वो ईरान को जो है वो हरा सकेंगे। ठीक। लेकिन जब जंग शुरू हुई तो ये उनके लिए भी और मगरबी दुनिया के लिए भी सरप्राइज था कि अगरचे जहां तक इजरायली स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात है वो तो तकरीबन उसी तरह ही उनको एडवांटेज रहा और उन्होंने बहुत जल्दी ईरानियन एयर स्पेस में एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली क्योंकि उनको उस आसपास के तमाम ममालिक का ताउन हासिल है और वो उनकी एयर स्पेस और रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। लेकिन जो चीज सरप्राइज थी, बल्कि मैं कहूंगा कि इसराइल के लिए शॉकिंग थी, वो ये थी कि उनका जो 5 लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम था, आयरन डोम, दाऊद डेविड या दाऊद स्लिंग, जी। मेरा ख्याल है डेविड स्लिंग है, और वो और फिर एरो 1 और एरो 2 सिस्टम, जी। वो उन सबको पेनिट्रेट करके तवातुर से आज 14वीं वेव जो है वो ईरानियन मिसाइल्स की वहां पहुंची हुई है और उसने पूरे उनके सब शहरों में तबाही बरपा दी। तो ये चीज उनके लिए शॉकिंग है। और वो देखिए 10-15% तो वो खुद मान रहे हैं और जबकि उससे कहीं ज्यादा पेनिट्रेशन है। और अब आप देख रहे हैं जो विजुअल्स आ रहे हैं, ये तो हमने कभी भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जो इसराइल का माजी में अरब मुल्कों के साथ होता रहा है उसमें इस तरह की तबाही इसराइल की तरफ तो कभी नहीं देखी। और ना इसराइल की अफवाज, ना उनके अवाम, ना हुकूमत, वो इस चीज के आदी ही नहीं है कि कोई उनको इतनी शिद्दत के साथ जवाब दे। तो इसलिए वो अब बौखलाहट का शिकार हैं। बिल्कुल सही। जी अच्छा, दूसरा मुझे इजाज़ महमूद साहब ये भी फरमाइएगा कि यही अगर यही पैटर्न आप क्या समझते हैं, ईरान कितना अरसा और इस पैटर्न को कंटिन्यू रख सकता है? और इसी तरह ही आयरन डोम चूंकि काम नहीं कर रहा, आप जैसा कि फरमा रहे थे कि डेविड स्लिंग भी और दीगर भी जितने भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम से वो नकारा हो गए, वो नहीं काम कर रहे, ऑपरेट उस तरह नहीं कर रहे। तो इस पैटर्न को जिंदा रखते हुए ईरान इसी तरह पेनिट्रेट अगर करता रहे तो फिर कल कलाम को इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? इसराइल का बैकफुट पे जाना फिर कितना जो है वो लाजमी अमर बन जाएगा इस सारे मामले को लेकर? देखिए जी, इसराइल के पास खुद तो जितनी कैपेबिलिटी है उसने वो अपनी सारी एयर पावर इस्तेमाल करके देख लिया। और लेकिन ईरानियन जो है वो एक रेजिलियंट कौम की हैसियत से वो अभी तक मुकाबला कर रहे हैं। उनके ठीक। पास टोटल नंबर ऑफ वेपन्स कितने हैं उसके ऊपर कोई डाटा किसी के पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये सब उनकी अपनी इंतहाई सीक्रेटिव इंडिजिनस डेवलपमेंट है। ठीक। लेकिन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक वो अभी भी उनका 70% के करीब उनके वो रिसोर्सेज हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल के, वो भी तक महफूज हैं। तो इससे ये डायरेक्ट नतीजा निकाला जा सकता है कि ईरान अभी चंद हफ्ते तो यकीनन इस जंग को तूल दे सकता है। अब अमेरिकन जो है वो कोशिश कर रहे हैं
कि किसी तरह एक एग्जिट विंडो मिल जाए, जिसमें एक दोनों पार्टीज के लिए एक फेस सेविंग हो, और वो मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं, और ये मसला जो है, ये इसको जो है रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि जो उनके दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो मौजूदा जो उनकी अपनी एयर पास स्ट्रेंथ है, उससे तो वो अचीव नहीं कर सकते। एक, उनकी टोटल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को जो है तबाह करना, और दूसरे रजीम चेंज, ये दोनों चीजें ठीक। इसराइल के लिए मुमकिन नहीं है। दूसरा इजाज़ महमूद साहब ये भी फरमाइएगा कि कितना आपको चांस दिखाई देता है कि अमेरिका इस जंग में कूदता है? अगर वो इस जंग में कूदे तो अपना जो 5,000 वहाँ ट्रुप्स उसके मौजूद हैं, और वो सारे हमसाए, वो सारे इत्तेहादी उसके जो ईरान के तो हमसाए बनते हैं, उनकी वो सिक्योरिटी के जामन भी बने हुए हैं, फिर वहाँ जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके मुहाफिज भी बने हुए हैं, वो सारे कुएँ जो हैं वो धुएं में बदल जाएं वहाँ के, तो फिर ट्रेड कहाँ करेगा, कैसे करेगा? तो क्या इन सारे मामला पे क्या आप तबसरा कर सकते हैं? जी, देखिए जी, वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के होते हुए कोई भी उनको जो अच्छी तरह जानने वाला शख्स भी कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट या कि कैलकुलेटेड इसके बारे में जो ओपिनियन है, वो ये है कि अमेरिका जितनी इन्वॉल्वमेंट अब तक है, उससे ज्यादा एस्केलेट नहीं करेगा। ठीक। और अमेरिका चाहेगा कि ये दोनों मुल्क जो हैं, वो कोई समझौता कर लें, हम्म। और जिससे जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी वो जो एक पीस मेकर की उनका एक इमेज बिल्ड कर रहे हैं, और हम्म। जिस तरह वो वोट लेके आए थे, हम्म। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका नारा है, वो अपने पॉलिटिकल कैपिटल को भी इंटैक्ट रख सकेंगे इस तरह से। और आइंदा के लिए इस रीजन में उनकी जो आर्म्स और एमुनिशन की जो डील्स हैं, बिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसको भी वो फरोग दे सकेंगे। ठीक। तो जबकि हम्म। मुकम्मल तबाही की सूरत में उनकी वो मार्केट जो है वो भी खराब हो जाएगी। अच्छा, ईरान के पास एयरफोर्स का तो उस तरह कोई मामला है नहीं, तो आप समझते हैं कि ये फिर जो उनके पास ड्रोन्स हैं या बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या मुख्तलिफ हाइपरसोनिक टाइप उनके मिसाइल्स हैं, यही वो वाहिद एक रास्ता है जिससे वो इसराइल को बैकफुट पे रख सकता है, या स्ट्रेटजी वाइज आप समझते हैं कि कुछ और भी चीज़ें इसमें एड अप हो जाएंगी? नहीं जी, देखिए, अभी तक उन्होंने तैयारी ही इस तरह से की थी, क्योंकि उनको पता था कि एयरक्राफ्ट, पहली बात ये है कि उनके पास जो हैं वो इतने हाई टेक या लेटेस्ट नहीं है। और दूसरे एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास फ्रेंडली एयर स्पेस भी तो होनी चाहिए ना। देखिए, तल अवीव से जो तेहरान का जो फासला है, वो तकरीबन 1585 किलोमीटर है, हम्म। और दरमियान में तीन मुल्कों की एयर स्पेस आती जी है। जी। तो एयरक्राफ्ट अगर होंगी, तो वो जाएंगे किस तरह से? वो तो रास्ते में शूट डाउन हो जाएंगे। राइट। तो इसलिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी इस तरह की, और उसी के मुताबिक अपनी फोर्स डेवलप की, कि हम सिर्फ उनको हिट करेंगे, अपने ड्रोन से उनको सैचुरेट करेंगे, और बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से उनको हिट करेंगे। अच्छा, आपका आपका आर्गूमेंट बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन बहुत सारे कॉमन मैन, बहुत सारे ऐसे लोग जो दिफाई मामला को नहीं समझ पाते और आपसे वो समझ रहे हैं इस वक्त, वो ये लाजमी पूछेंगे कि वो एयर स्पेस उनके पास अपने कंट्री की तो है ना, जहां वो डिफेंस के लिए अच्छा, अगर उनका ये निज़ाम मौजूद होता एयरफोर्स का, तो शायद वो हेल्प आउट कर सकते। जैसे तेल अवीव से अगर कुछ तैयारे प्रवास भरते हैं, तो उनका अपना सिस्टम जो है वो उसे रोकने के लिए तो कम से कम हो देखिए सकता वो था। देखिए जी, वो क्लेम तो कर रहे हैं जी कि उन्होंने 10 जहाज गिराए हैं। अब उसमें कितना सच है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करना, जो जिस तरह का उनको कोई खुफिया ताउन हासिल था, या इंडिजिनसली, वो शायद उनके लिए आसान था। एयरक्राफ्ट एक्वायर करना, और उस टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना। देखिए, इसराइल के पास हम्म। स्वाय F-35 के उनके पास तमाम तर लेटेस्ट जहाज मौजूद हैं। हाँ। तो वो उस तरह की हाईटेक एयरफोर्स के मुकाबले में वो 45 साल की पाबंदियों के दौरान कैसे अपने आप को डेवलप कर जी, सकते बिल्कुल हैं? सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इन सारे मुद्दों पर जो ये दावे किए जाते हैं, नेतन्याहू पहले कह रहे थे कि जी वो तो वहाँ उन्होंने न्यूक्लियर वो जोरी कुव्वत बन चुके हैं, फिर अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया, ट्रंप साहब का भी बयान आया, उनका कहना था कि इनके पास कोई नहीं है, ऐसी कोई जोरी ताकत नहीं है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि वो अंडरग्राउंड कुछ हफ्ते दूरी पर हैं, इस तरह के क्लेम्स आते हैं। आपकी कैलकुलेशन या आपकी रिसर्च, आप इस पर क्या गाइड कर सकते हैं?
देखिए जी, जिस ये एक पिछले कोई 15-20 सालों से ये चीज इसी तरह की फॉग के अंदर ही सब मामला चल रहे हैं, जी। और इसी में उनकी सर्वाइवल है। एक तरफ तो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, उनका फतवा है कि जी हम जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को जायज नहीं समझते। ठीक है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो एनरिचमेंट है यूरेनियम की, वो ईरान अफसुदगी का काम जो है वो करता रहा है। ठीक। और वैसे भी देखिए, दिफाई मकासद के लिए किसी भी सॉवरेन मुल्क को, और जिसको थ्रेट्स हों, उनको अपने लिए हर किस्म के जो हथियार हैं, बशमूल कन्वेंशनल या स्ट्रेटेजिक वेपन्स, उसको तैयार करने का हक उसको है। अगर इसराइल को ये हक हासिल है तो ईरान को क्यों नहीं है? ऐसी क्या बात है? स्वाय ये कि ये एक इस्लामी मुल्क है। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो ईरान के पास एक नियर कंप्लीशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, अभी जैसा कि चल भी रहा है कि जॉर्डन वाली जितनी भी इंटरसेप्शन होती हैं वो अमेरिका करता है और वो मिसाइल्स नहीं जाने देता इसराइल तक, बहुत सारी जगहों पे वो रोकता है। लेकिन बरह रास्त वो जंग में शरीक इस तरह से नहीं हुआ कि उसने कोई हमला किया हो फिलहाल। और फिर उनके जो जी B2 है, B2 के बारे में यही कहा जाता है कि ज़ेर ज़मीन भी जितने भी आपके पास इंस्टॉलेशन हैं हसास, उन्हें मुतबा करने की सलाहियत रखता है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि वो आते ही नहीं इस जंग में और इस जंग से दूर रहते हैं, तो इसराइल फिर क्या कर सकता है, कितने दिन और सर्वाइव कर सकता है, और ख़ास तौर पर बैकफुट पर जाने के लिए मजीद उसे कितने दिन चाहिए होंगे अगर अमेरिका उसके साथ नहीं आता बराह रास्त हमला करने के बाद? जी, देखिए उन्होंने, इसराइल ने इस जंग में, उन्होंने अपने तौर पे वो जो जमीन के ऊपर जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स थे उनको भी हिट करने की कोशिश की है। क्या डैमेज हुआ है उसके ऊपर अभी तक कोई बैटल डैमेज असेसमेंट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया, और उनके इकोनॉमिक, कि उन्होंने उनकी ऑयल एंड गैस फील्ड्स को तबाह किया है। तो उन्होंने अपने तौर पे तो ईरान को हर तरह से डैमेज करने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं है हम्म। कि ये वन साइडेड अफेयर है। वन जो असल चीज है, वो दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, और दोनों तरफ नुकसान हुआ है। लेकिन इसराइल का मामला इसलिए ज्यादा सेंसिटिव या संगीन है कि उसको इस चीज की एक तवक्को नहीं थी, और उनके जो हवारी हैं पूरा यूरोप और अमेरिकन, उनके लिए ये टोटल एक शॉक था और एक अगर सरप्राइज। आप बता सकें एजाज महमूद साहब, कि क्या तवक्कुआत नहीं थी उनकी जो हुआ है, अगर आप दो चार फिक्रों में इसे देखिए जी, सम अप कर दें। उनको ये तवक्को थी कि हमारे पास बेहतरीन एयर पावर है। हम 24 घंटे या 48 घंटों में ईरान की जो है ना ईंट से ईंट बजा देंगे, और उसके बाद जो है ना ईरान दोबारा हम पे अटैक करने के उसके पास कैपेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक। और अगर उनके कुछ मिसाइल इस दौरान, इस 3-4 दिन की जंग के दौरान अगर कुछ मिसाइल आए, तो हमारा 5 लेयर जो आयरन डोम और बाकी सारा एयर डिफेंस सिस्टम है, वो उनको उसी तरह हवा में तबाह कर देगा जैसे वो हूतियों के मिसाइल्स को पहले करता रहा है। ठीक। तो वो ये दोनों तवक्कुआत उनकी जो हैं वो पूरी नहीं हुई। अच्छा, नेतन्याहू कितने वीक हो जाएंगे उनकी पब्लिक के प्रेशर के बाद, चूंकि वहां तो अब जब भी जो भी लोग ट्वीट कर रहे हैं या लिख रहे हैं वो कहते हैं कि यहाँ तो 8 रातें हो गई, लोग सोए ही नहीं हैं और स्लीपलेस लोग हैं और इन्हें तो इस तरह की आदतें नहीं हैं और इस तरह के जुल्म ढाने की आदतें हैं, जेनोसाइड करने की देखिए आदतें हैं। लेकिन जैसे वो देखिए देखिए नेतन्याहू जी, कह रहे थे कि अगर ये हमारे जंग फौज आज, अस्पताल पे अटैक कर दिया, और वो आप देखें जी अगर इंटरनेशनल ये, ग्रेडिंग में कि उन्होंने क्या क्या गजा में किया और कोई हॉस्पिटल ना छोड़ा, हाँ जी, और जी, हजारों यही तो लोग जो थे यही उन्हें तो हॉस्पिटल्स में मार यही दिया। तो शर्म यही तो शर्मनाक रवैया है जी मगरिब का, कि वो हमारे बच्चे जो हैं वो वहां पे, हमारे बूढ़े, औरतें, मरीज, वो जब रोजाना की बुनियाद पे मर रहे थे, शहीद हो रहे थे, उस वक्त तो इनका जमीर नहीं जागा। आज अगर 30-35 लोग वहां मर गए हैं, अगरचे हम किसी भी इंसानी जान की जो है उसकी हलाकत के, हम मुसलमान जो हैं उसके कायल नहीं है, मासवाए इसके कि एक दुश्मन हथियार उठा के हम पर हमला ही कर दे। ठीक। तो उस सूरत में ये तो दोहरा मयार है जी दुनिया का। और अगर आपका सवाल कि नेतन्याहू का पॉलिटिकल इंजाम क्या होगा, तो ये ऐसे ही होगा जैसे पाकिस्तान से जंग हारने के बाद जो मुश्किलात नरेंद्र मोदी साहब को इंडिया में हो रही हैं,